हम लोग यहाँ पर आपके जो क्लास 10th का सिविक्स है, जिसमें अभी हम लोग क्या है चैप्टर 3 के अंदर हैं। और चैप्टर 3 में क्या चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग देख सकते हैं। दैट इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ टर्मोलॉजीज को समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो की पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट किसे हम कहते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरा चीज़ कि कास्ट हायरार्की जो है वो क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो वो देखते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में। शेड्यूल कास्ट यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एससी भी बोला करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं वो ज़्यादातर गरीब होते हैं, भूमिहीन हुआ करते हैं, लैंडलेस हुआ करते हैं। सोशली यानी सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर ये क्या होते हैं, बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट के अंदर में रखा जाता है। जो गरीब हो, जो भूमिहीन हो, जो सामाजिक तौर पर और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली आधार पर क्या हो, पिछड़ा हुआ हो, उसको शेड्यूल कास्ट के अंदर रखा गया है। अब चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अब ये है कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की में आप देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन हेरिडिटी, हाईएस्ट टू लोवेस्ट कास्ट, यानी जन्म के आधार पर ये क्या किया जाता है कि बड़ा कास्ट, फिर उससे छोटा कास्ट, फिर उससे छोटा कास्ट, फिर एक छोटा कास्ट, इस तरह से बनाया गया है। जिसमें आप सभी जानते होंगे कि उसमें किस किस तरह से बनाया गया है कि किसी को उच्च जाति के आधार पर रखा गया, पढ़ने का अधिकार किन के पास होगा, सिर्फ ब्राह्मण लोगों के पास होगा, उनको ऊंचे दर्जा दिए गए हैं। जो बिजनेस करने वाले लोग उनको बनिया वगैरह हम लोग कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे नीचे होता है जिसको सिर्फ इन दोनों का सेवा करना होता है तो उसको हम लोग शेड्यूल कास्ट के अंदर रखते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो मैंने एक सिंपली आपको क्या किया है, ब्रीफ नॉलेज आपको देने का प्रयास किया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दैट इज़ ब्रेकिंग कास्ट बैरियर्स। तो अब जो कास्ट बैरियर है इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसके लिए आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है दैट इज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इनका नाम क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इन्होंने कास्ट बैरियर को तोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे कानूनी प्रावधान लेकर आए थे और इन्होंने इस ज़िंदगी को झेला भी था। तो वही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो एक तो कुछ ये जो थे ये पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। ठीक है, कानून मंत्री भी रहे, कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो और ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन भी थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम जो है सबसे पहले आता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या क्या था, शेड्यूल कास्ट के लिए और एसटी के लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस इन्होंने बनाए थे। नो डाउट गांधी जी भी इनके लिए काम कर रहे थे। अब हम बात करते हैं क्या चीज़, अर्बेनाइजेशन के बारे में। तो एक तो पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बड़ा रोल रहा, दूसरा किन का रोल रहा, अर्बेनाइजेशन को लेकर रहा। ठीक है, यानी कि ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, धीरे धीरे क्या हुआ, पढ़े लिखों की जो संख्या थी वो बढ़ते चली गई। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि पढ़ने का अधिकार पहले नहीं था, तो पढ़ने का अधिकार पहले लिया गया। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार किया गया, हर लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जाने लगी है, अभी भी कोशिश ये जारी है। उसी तरह से ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, और साथ में धीरे धीरे जो लोग थे वो शहरों की तरफ जाने लगे, जिसके वजह से जो कास्टिज़म की थोड़ी सी जो बैरियर वो टूटने लगी है। तो अभी भी कास्टिज़म एग्जिस्ट करती है, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कास्टिज़म पूरी तरह से ख़त्म हुआ है इंडिया में। और मात्र एक ऐसा भारत ही है जो कास्टिज़म के आधार पर वर्गीकृत करके रखा है अपने लोगों को। तो लिटरेसी बढ़ने से थोड़ा सा क्या हुआ है कि कास्टिज़म ख़त्म लगभग होने के कगार में है, एजुकेशन की वजह से हो रहा है और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के कारण हो रहा है। अब हम बात करें, अगला जो पॉइंट है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि कुछ ऐसे संवैधानिक तौर पे नियम कानून भी बना दिए गए थे। जैसे कि इसमें क्या था कि आप जाति के आधार पर, कास्ट बेस पर आप किसी का
डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी के साथ आप शोषण नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कानूनी कार्रवाई के तौर पे इसको बना के रखा गया है। तो बहुत सारे एसएसटी कानून जो है वो बनाए गए हैं। एजुकेशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, यानी अच्छा, इराडिकेशन ऑफ लैंड लैंडलॉर्डिज्म को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि जो ज़मीन का जो मालिक होते थे, ठीक है, या जिसको हम लोग कह सकते थे कि जो ज़मींदार लोग होते थे, उनको पूरी तरह से इराडिकेशन कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया उस प्रथा को। तो इसके कारण भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, ये जो कास्टिज्म बेस पर चीज़ें हैं उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि देखिए ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th आपको बहुत ही एक नॉर्मल नॉलेज के साथ यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आखिरकार शेड्यूल कास्ट क्या होता है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का जो कास्ट के आधार पे जो बनाया गया था उसमें आप लोगों ने समझ रखा है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत ज़्यादा रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस तरह के कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे इस तरह के रूल्स बनाए गए। अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो एक तरह का आपको हायरार्की दिखाई देगा कि कुछ लोग बहुत टॉप में है, कुछ लोग नीचे की तरफ है। तो इस तरह से लोअर और ये सब चीज़ों का जो है बनाया गया है। यहाँ पर भी देखिए कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं और कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से आर्थिक तौर पे कमज़ोर हुआ करते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग। लेकिन अब इसको ये देखना है कि पॉलिटिकल वे में इसका क्या रोल रहा है। तो देखिए शेड्यूल कास्ट का या कास्टिज्म पर जो हो रहा है वो वोट बैंक बन के रह गया है। अभी जो भी हमारे भारत में पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कास्टिज्म को एज अ वोट बैंक के तौर पे देखते हैं कि राजपूत कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, यादव कितने हैं, ठीक है, कोरी कितना है, कितना एसी एसटी है। ये तमाम इस तरह के कैटेगरीज जो है कास्टिज्म बेसिस पे जो बनाए हुए हैं, ये क्या है, एक वोट बैंक का कारण बन जाता है। तो इसका पॉलिटिकली रिश्ता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्टिज्म बेसिस पे क्या होता है, पॉलिटिक्स जो है वो की जाती है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ये देख लिया। अब दूसरा कैटेगरीज है, एक तो हम लोगों ने देख लिया था कि कास्ट के आधार पे, दूसरा जो पॉलिटिकल कैटेगरी किया गया है वो कम्युनिज्म और रिलीजन के आधार पर। तो अब यहाँ पे देखेंगे कम्युनलिज्म जो है वो क्या होता है, और रिलीजन, रिलीजन का मतलब तो आप सभी समझ ही रहे हैं, धर्म से रिलेटेड है ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म क्या होता है, किसको कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ समझने लगते हैं कि वो बहुत ही टॉप लेवल के लोग हैं और बहुत ही सुपीरियर हैं, और दूसरे को क्या करते हैं, नीचा गिराने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक रिलीजन फॉलो करने वाले लोग क्या करते हैं, एक तरह का कम्युनिटी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुस्लिम को अगर आप लेते हो, ठीक है, तो मुस्लिम एक अलग रिलीजन है, तो यहाँ के लोग अपने आप में इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, कम्युनिटी क्रिएट हो जा रहा है। और हिंदू के नाम पे अगर आप देखते हो तो हिंदू के नाम पर लोग क्या हैं, एक अलग कैटेगरी बना ले रहे हैं, तो ये अलग एक रिलीजन है, तो इसके नाम पे एक अलग कम्युनिटी बन जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, किससे, मुस्लिम धर्म से। मुस्लिम कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है हिंदू धर्म से। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के कितने कितने फॉर्म्स होते हैं। तो इसके देखिए क्या होते हैं, एवरीडे बिलीफ्स, यानी कि आपकी क्या मान्यताएं हैं कम्युनलिज्म को लेकर, या आप किस तरह का विचार रखते हैं, किस तरह की ये है। तो एक तो रिलीजियस प्रेजुडिसरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरा स्टेरियोटाइप्स है। यानी कहने का मतलब से है कि कोई धर्म के प्रति किसी के माइंड में पहले से ही क्या हो गया है, कोई छवि बन गया है। ठीक है, तो एक तो इस तरह के जो है कम्युनलिज्म हुआ करते हैं, जैसे कि बहुत लोगों के दिमाग में ये बातें डाल दी गई हैं कि हिंदू धर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है, तो वो अपने आप को उसी को सर्वश्रेष्ठ मानेगा, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, और वो बेवजह क्या करते हैं कि जैसे कि मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ठीक है, तो उन सभी को, या ईसाई धर्म हो गया, तो उनको हेट के नज़र से देखने का प्रयास करते हैं।
तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजुडिसस। तो यानी कि एक ऐसी पूर्वग्रह है आपके दिमाग में जिसके प्रति आप घृणा या हेट की भावना रख रहे हैं। तो एक तो इस तरह का एवरीडे बिलीफ के माध्यम से ऐसा हो जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी होता है, यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स एंड इमोशनल अपील्स। अब देखिए क्या होता है कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं और कैसे प्रैक्टिस करने लगते हैं कि कुछ पवित्र सिंबल वगैरह के रूप में देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे बरगद का पेड़ है तो उसको लोग पूजा पाठ करते हैं, सखुए का पेड़ है, कर्मा का पूजा है, तो इस तरह का एक सिंबल के रूप में, या मंदिर मस्जिद इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक बना लेते हैं। और आपको मालूम है कि ये पॉलिटिकली किस तरह से मोबिलाइज जो है वो हो रहा है। या इमोशनल अपील भी, जैसे कि अगर आप राम कथा सुनते हैं तो काफ़ी इमोशनली आपको फील कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तमाम चीज़ों से हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक कम्युनिटी, जैसे एक जय श्री राम का एक कम्युनिटी अलग से बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए इससे क्या होता है कि बहुत सारा हिंसा होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि कम्युनल राइट्स होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में अगर कुछ ऐसा झड़प हो जाए तो ये बहुत ही भयानक रूप ले सकता है। तो इसीलिए कम्युनलिज्म के आधार पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो है प्रैक्टिस की जाती हैं। अब इसका देखिए कि जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है ये दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन इन पॉलिटिक्स शुड रिफ्लेक्ट मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स, नॉट रिलीजियस डोमिनेंस। यानी कह रहा है कि जो पॉलिटिक्स में है वो मोरल वैल्यूज शो करना चाहिए रिलीजन्स को, है ना कि किसी को दबाने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। इसमें आप देखिए कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया 2011 में एक सर्वे हुआ था, और 2011 में भारत में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग किस कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा हैं, कम है, या किस धर्म को मानने वाले लोग कम है या ज़्यादा हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं? 79.8% हैं। ठीक है, इतने सारे लोग हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले कितने सारे लोग हैं? 14.2% हैं। यानी कि हिंदू के बाद मुस्लिम आ जा रहा है। तो ये देखिए क्या है, 14.2% है। अच्छा, दूसरा देखिए पीला कलर से आप देख रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले कितने हैं? 2.3%। और ये जो रेड वाला दिखा रहा है वो क्या है? सिख धर्म को। तो ये क्या है? 1.7% है। और ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये अदर्स हैं 2% में। तो इसमें कौन कौन है? तो इसमें कह रहा है कि जो बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग हैं वो 0.7% हैं, जैन धर्म को मानने वाले 0.4% हैं, और अदर जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो 0.7% हैं। ठीक है, और रिलीजन नॉट स्टेटेड, जो कि स्टेटेड नहीं है 0.2, जैसे सरना धर्म वगैरह लोग मानते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत में इस तरह का एक कम्युनिटी, एक रिलीजियस के आधार पे क्या होता जा रहा है? बनता चला जा रहा है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कम्युनलिज्म एंड रिलीजन क्या होता है और इसका पॉलिटिक्स से किस तरह से नाता होता है, ये आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स आजकल देखने को आपको मिल रहा है हिंदू मुस्लिम के आधार पे पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है। अब तीसरा जो कैटेगरी है, जो डिवीज़न किया गया है, वो है किसके अंदर पे? जेंडर और फेमिनिज्म के अंदर पे। तो अब देखिए ये क्या होता है, जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि मेल फीमेल के आधार पे क्या होना है? डिवीज़न होता है लेबर को, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। जैसे कि वीमेन डू मोस्ट वर्क इनसाइड द होम। तो आप लोग सभी को मालूम है कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा घर में काम करती हैं। ठीक है, किसके मुकाबले? पुरुषों के मुकाबले। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पुरुष और महिला के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे सेपरेशन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पैट्रियार्कल सोसाइटी एक फॉर्म हो जाता है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी कहने का मतलब कि जिसमें पुरुष प्रधान है, यानी कि अगर कोई महिला, आप जैसे भारत में देखिएगा कि महिलाओं को यहाँ पे महत्व कम मिलता है। ठीक है, उसको हर काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पुरुष की ज़रूरत है। ठीक है, तो पुरुष को यहाँ पे क्या हो जाता है? पावर ज़्यादा किसके पास है? पावर इज़ हेल्ड बाय मेन। जो भी महिलाओं को पावर मिलेगा वो मेन के थ्रू ही मिलेगा। यानी यहाँ पर पुरुष को ही ज़्यादातर शक्तिशाली के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। और वीमेन को यहाँ पे क्या है? बहुत ही कम
रूप से देखा जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पार्टी आर्कल सोसाइटी के अंदर इनको रखा जाता है। तो ये एक चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगला अगर हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, तो वीमेंस के विरोध में बहुत सारे शोषण होते हैं जो अब लोग यहाँ पे देखेंगे। एक तो आप देख सकते हैं पहला चीज़, दैट इज़ प्रिफरेंसेस फॉर बॉयज़ एजुकेशन ओवर गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं उनको कम प्रेफरेंस मिलता है अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, जबकि जो भी बॉयज़ होते हैं उनको बेटर स्कूल प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादातर अभी भी भारत में चलता है। जैसे अगर प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाना है एक लड़का एक लड़की है, तो ऑब्वियसली क्या है कि लड़का को पहले मौका मिलेगा और लड़कियों को बाद में मौका मिलेगा। तो ये अभी इस तरह के जो है ये प्रॉब्लम से ग्रस्त है हमारा भारत। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि वीमेन आर पेड लेस डिस्पाइट द इक्वल वेजेस एक्ट। देखिए क्या हुआ है कि एक इक्वल वेजेस एक्ट बनाया गया है, कानून बनाया गया है, जिसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक ही काम के लिए दोनों का जो वेतन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो एक वेजेस एक्ट बनाया गया कि दोनों का वेतन कैसा रहेगा। लेकिन अभी भी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि महिलाओं को क्या होता है, कम पैसा मिलता है। उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर कुल्ली का या रेजा का काम करना है, तो अगर मान लीजिए कि एक जो पुरुष है वो भी क्या कर रहा है, मान लीजिए कि ईंटा ढो रहा है एक प्लेस से दूसरी जगह पे, और उसी जगह पर एक वीमन है, ठीक है, वो भी ईंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, लेकिन यहाँ पर इसको 300 रुपये दिए जाएंगे और इसको कितना दिया जाएगा, 250 रुपये। तो काम तो एक ही है, लेकिन हो क्या रहा है, पेमेंट अलग अलग है। जबकि होना क्या चाहिए था, इक्वल वेजेस होने चाहिए थे, यानी दोनों का वेतन बराबर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इक्वल वेजेस एक्ट के तहत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, लो रिप्रेजेंटेशन 14% इन लोकसभा। 2019 के अकॉर्डिंग एक सर्वे पाया गया और देखा गया कि लोकसभा में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है, लगभग कितना है, 14% है। कितना है, मात्र 14% आपका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला 2019 के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइनिंग ड्यू टू फीमेल फोर्टिसाइड। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बालिकाओं की या फीमेल की जो पॉपुलेशन वो घटती चली गई है। कारण क्या है इसका, तो इसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे मानसिकता के लोग रहे हैं खासकर भारत में कि जो लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं या लड़की को अपना बोझ समझते हैं, और अगर लड़की पैदा होती है, यह बात उनको पता चल जाता है, तो गर्भ में ही क्या किया जाता है, उन बच्चों को मार दिया जाता है केमिकल्स के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से। ठीक है, यानी कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो फीमेल की जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है वो घटती चली गई और जो बॉयज़ के नंबर्स हैं वो बढ़ते चले गए। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या है, डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि माँ के गर्भ में ही उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे फेमिनिज्म। तो ये फेमिनिज्म क्या होता है, इस वर्ड को भी हम लोग अभी समझेंगे कि आखिरकार फेमिनिज्म का क्या मतलब है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फेमिनिज्म क्या आता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट एक चला था, एम फॉर इक्वल राइट्स इन पर्सनल, फैमिली एंड पब्लिक लाइफ। कह रहा है कि जो भी फीमेल हैं उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। और इसका क्या मकसद रहा था कि इक्वल राइट्स इन पर्सनल, फैमिली एंड पब्लिक लाइफ, यानी कि पब्लिक लाइफ हो चाहे फैमिली हो या पर्सनल लाइफ भी हो, तो महिलाओं को क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, अब इक्वल राइट्स का मतलब आप सभी समझ ही सकते हैं कि क्या इसका मतलब है, हर चीज़ में इक्वल राइट्स की बात इसमें की जाती है। दूसरा अगर हम बात करते, कुछ डिमांड्स की गई थी इस पर। ठीक है, तो 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकल गवर्नमेंट्स। तो देखिए लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट में कौन आता है, पंचायती राज वगैरह आता है। ठीक है, तो पंचायती राज के अंदर
जो महिलाओं की उपस्थिति है, एक रिजर्वेशन कैटेगरी बनाया गया जिसमें अनिवार्य कर दिया गया कि 1/3 होना चाहिए क्या, वीमेन की उपस्थिति, ठीक है। और दूसरी बात कि जितने भी लेजिस्लेचर है, चाहे वो आपका विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एक हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे यहाँ पर और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का एक पार्लियामेंट का बनाया गया है कि महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। और ये कब का आपका दिखाया जा रहा है वो भी आप देख लीजिए, ये 2018 का सर्वे का दिखाया गया है। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, उसके बाद अमेरिका में है, उसके बाद यूरोप में है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि अफ्रीका वगैरह में है, उसके बाद एशिया में है, उसके बाद अरब स्टेट्स में है, उसके बाद पैसिफिक में है। और सबसे कम अगर आप देखते हैं महिलाओं की कहाँ पर है, 11.8% मात्र है। पूरे वर्ल्ड में हम कहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कितने स्थान पे हम आ रहे हैं, यहाँ पर 11.8% हमारा जो है। जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बात उन्होंने कहा था कि आपके देश का विकास कितना हुआ है, इसको मापने के लिए आप इस प्रकार से मापिए कि आपका महिलाओं का कितना विकास हुआ है। तो अगर महिलाओं का ज़्यादा विकास हुआ है तो आपका देश ज़्यादा विकास हुआ, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ग्राफ जो है बहुत ही कम शो कर रहा है। तो चलिए, इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार जो हमारा बंटवारा किया गया है, तो यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल वे में कैटेगरीज 3 तरीके से किया गया। एक तो पहला जेंडर एंड फेमिनिज्म के आधार पे किया गया, यानी जेंडर के आधार पे पॉलिटिकल क्राइटेरिया को देखा गया। दूसरा कम्युनलिज्म और रिलीजन के बेसिस पे देखा गया। और तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट, यानी कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स को यहाँ पर 3 डिवीज़न में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एक कास्ट के आधार पे किया गया, एक धर्म के आधार पे और कम्युनलिज्म के आधार पे किया गया, और तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो जेंडर और फेमिनिज्म के आधार पे किया गया। तो इस पूरे चैप्टर में बस यही बातें थी जो आपको जानना था। तो चलिए, आपने कितना सीख लिया है, अब हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इन सारे सवालों के जवाब कैसे दिए जाएंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के आधार पे जब आप काम का बंटवारा करते हैं तो इसको हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहा करते हैं। जेंडर कहने का मतलब महिला और पुरुष के आधार पे आप किसी काम को क्या किए हैं, बांट दिए हैं। जैसे घर के अंदर कौन काम कर सकती हैं, सफाई का काम, खाना पकाने का काम, कपड़ा धोने का काम। तो ये क्या हुआ है, जेंडर के आधार पर बंटवारा किया गया है वर्क का। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहा करते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। तो देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड कोरस ऑन वीमेन। देखिए, घर का जितना भी आपका ये होता है वो किसके अधीन होता है, जितना भी घर का काम है वो वीमेन के ऊपर छोड़ा जाता है। तो ये एक आपको एग्जाम्पल देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब हम बात करते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट सेक्सुअल डिवीजन इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। सेक्सुअल डिवीज़न एक आपका क्या है, सामाजिक समस्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इन रियलिटी द डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ नॉट डन बायोलॉजिकली बट he basis of favorable conditions which are created in any male dominated social system. This type of division of labor, यहाँ पे division of labor होगा, ignores the social, economics and political interest of half of the society which prevents the stereotypes from the growing up. तो देखिए एक्चुअली क्या है, एक समस्या ये है क्योंकि उनको एक तो सामाजिक तौर पे क्या होता है कि वो एक उनको एक बराबरी का दर्जा नहीं रहता है, एक तो यहाँ पे देखने को मिलता है। उनका जो इकोनॉमिक होता है वो भी कमज़ोर होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी उनका बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। पॉलिटिकल वे में भी क्या होता है, अगर सेक्सुअल डिवीज़न इसीलिए एक बहुत बड़ा समस्या है। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में, लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं की जो होनी चाहिए पहुँच वो नहीं हो पाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि
उनकी इनकम उतने नहीं होते, जैसे कि मैंने कहा कि आपको सेम काम के लिए सेम वेजेस मिलने चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कटौती देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है अगर हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल डिवीज़न के बेसिस पे, तो यानी जेंडर के आधार पे अगर बंटवारा करते हैं तो काम का बंटवारा हो जाता है, जो कि एक डेंजर सिचुएशन शो करता है। चलिए, अब आपके पास एक दूसरा सोर्स बेस पे क्वेश्चन है, और आप इस वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद सभी सवालों के जवाब आप अपने कॉपी में लिखिए। देखिए इस पूरे पैसेज में क्या डिस्कशन की गई है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि जो महिलाएं हैं उनका लेजिस्लेचर में यानी कि लोकसभा में उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो इस कम जो समस्या कम, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इसमें कह रहा है कि हमको इलेक्टेड बॉडीज़ में एक खास तरह का प्रोपोर्शन में उनको क्या करना होगा, उचित प्रतिनिधित्व देना होगा महिलाओं को, और ये बात बहुत पहले से चलती भी आ रही है। एंड दिस इज़ व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। और ये काम कहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है? पंचायती राज के अंदर जब आप आते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे रिजर्व्ड हो गए सीटें, कितना रिजर्व सीट अप टू हुई 1/3, और इसमें महिलाओं की भागीदारी आपको अब जो है ज़्यादातर आपको पंचायत में देखने को मिलेगा। सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, इस तरह के लोग मिलेंगे, और जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ लोग हैं उन लोगों में भी आपको ये वुमेन की जो भागीदारी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सीटें रिज़र्व कर दी गई महिलाओं के नाम पर। यानी कि रिजर्वेशन क्या कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है वुमेन को, एक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रहा है। तो एक रिजर्वेशन यहाँ पर लोगों को क्या किया, जो वीमन है उसको एक मौका देने का प्रयास, एक अवसर जो है वो प्रदान कर रहा है, और इससे उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं रूरल एरियाज़ या अर्बन बॉडीज़ के अंदर, वहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी और भी देखिए कि जो महिलाएं होती हैं बहुत सारा अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, ये एक्टिविस्ट्स लोग हैं, ठीक है, तो वो भी इस तरह का रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डिमांड रिजर्वेशन का कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट में, वो लोकसभा के सीट में हो चाहे विधानसभा का सीट हो, उसमें ज़्यादातर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो अगर आप रिजर्वेशन करते हैं तो रिजर्वेशन के माध्यम से क्या होगा कि लोकसभा में भी क्या होंगी, सीटें बढ़ेंगी, और विधानसभा में भी महिलाओं की सीटें बढ़ेंगी। तो ये क्लियर हो गया कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है तो रिजर्वेशन जो एक खास तरह का जो है कॉन्सेप्ट लेकर आता है, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। और अभी आपको मालूम होगा कि लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी को लेकर 33% का आरक्षण जो है वो बना दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भागीदारी ले सकें, ताकि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व हो सके। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वाई इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर लो। क्यों लेजिस्लेचर में लो है? तो इसका रीज़न तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि पहली चीज़ है कि बायस्ड है, यहाँ पे क्या है कि पुरुष प्रधान देश है, तो ये महिलाओं को हमेशा कम आंख के देखती है कि भाई आप बाहर का काम या उस लेवल का काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे उस समय रिजर्वेशन की पॉलिसी जब तक नहीं आई थी तो उस समय और भी यहाँ पे कम था। तो एक रिजर्वेशन है, दूसरा एक जो माइंडसेट है लोगों का, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी वजह से महिलाओं का क्या है, भागीदारी आपको कम देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वीमेन अंडर द पंचायती राज सिस्टम। तो आपको ये क्लियर मालूम है कि 1/3, इसका जवाब कितना है, 1/3 सीट्स को जो है रिजर्व कर दिया गया। और इसमें आप देखेंगे कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला है व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स कैन बी मेड टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन इन द लेजिस्लेचर। देखिए, अगर लेजिस्लेचर में उनका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो तो उसके लिए हम लोगों को रिजर्व्ड करना होगा, और जो कि इस बार हो ही गया है। तो रिजर्वेशन 33% का हुआ है, लेकिन इसको 33% से ना करके 50% किया जाना चाहिए, ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकें, इन्वॉल्व हो सके। तो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाकर हम क्या करेंगे, इसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और देखते हैं कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए कहता है कि अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ अ डोमिनेंस ऑफ मेल मेंबर्स। अब इसमें कह रहा है कि एक ऐसा समाज है जहाँ पे पुरुषों के ऊपर शोषण किया जाता है या उनको दबाया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ इक्वलिटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल मेंबर। कह रहा है कि एक ऐसा समाज जिसमें जो महिला है और जो पुरुष है उन दोनों को इक्वल जो है रखा गया है।
सी ऑप्शन कह रहा है क्या सोसाइटी वेयर देयर इज़ अ डोमिनेंस ऑफ फीमेल मेंबर्स, कह रहा है क्या एक ऐसा समाज जिसमें महिलाओं को दबाया जाता हो। और डी कह रहा है कि नन ऑफ द एबव, मतलब कि इनमें से कुछ भी नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कौन ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अ सोसाइटी वेयर देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ मेल मेंबर्स। एक्चुअली ये भी नहीं हो सकता है, कह रहा है कि सोसाइटी वेयर देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं पुरुषों का दबदबा ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या हो गया कि इसमें पुरुष को ज़्यादा पावर दिया गया है महिलाओं के अकॉर्डिंग, और पुरुषों का दबदबा ज़्यादा होता है इसमें। तो ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में, इन विच सिस्टम ऑफ इलेक्टेड बॉडीज अबाउट 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन। किस सिस्टम में, इलेक्टेड बॉडीज़ के किस सिस्टम में 1/3 सीट जो है वो रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी स्टेट असेंबली, ऑप्शन डी पंचायत। पंचायत। ठीक है, तो ये आपका सही करेक्ट जवाब हो गया। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इज, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था उसका मेन एम क्या था। ऑप्शन ए डिमांड फॉर हाईएस्ट पोजीशन फॉर वीमेन इन द सोसाइटी, समाज में महिलाओं को सबसे हाईएस्ट पोजीशन चाहिए था इसके लिए। ऑप्शन बी कह रहा है डिमांड फॉर इक्वालिटी फॉर वीमेन इन द सोसाइटी, समाज में बराबरी का हक मिल सके इसलिए। ऑप्शन सी कह रहा है डिमांड फॉर प्रिविलेजेस फॉर वीमेन इन द सोसाइटी। और ऑप्शन डी कह रहा है डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ 50% सीट्स फॉर वीमेन इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में 50% का आरक्षण को मिल सके इसलिए था। ऑप्शन डी। गलत जवाब है। एक्चुअली यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो एक मूवमेंट चला था, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुआ था, महिलाओं ने एक आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन के तहत इस ऑप्शन पे वो काम करना चाह रहे थे कि उनको बराबरी का दर्जा मिले, महिला और पुरुष यानी कि सेम काम के लिए सेम वेतन मिले, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बराबरी का लेकर ये लड़ाई जो है लड़ी गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, द एक्ट रिलेटेड टू इक्वल वेजेस स्टेट, यानी एक एक्ट पारित किया गया, एक कानून पारित किया गया जो था इक्वल वेजेस को लेकर, ये क्या कहता है। ऑप्शन ए अनइक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए असमान वेतन। इक्वल वेजेस फॉर अनइक्वल वर्क, अलग अलग काम के लिए बराबर वेतन। ऑप्शन सी कहता है कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन। ऑप्शन डी कहता है कि इनमें से कुछ भी नहीं। ऑप्शन सी। तो ये आपका करेक्ट जवाब है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, सेक्स रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेटेड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पढ़ाते समय छूटा है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं उससे। बी कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ पर 1000 गर्ल्स, यानी 1000 लड़कियों में कितना लड़का है उसके माध्यम से हम लोग सेक्स रेशियो निकालते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ पर 1000 बेबीज़, अब कह रहा है कि 1000 बेबीज़ पे कितने लड़के हैं उस पर। और डी कह रहा है कि ए और बी दोनों। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि सेक्स रेशियो क्या है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, यानी 1000 अगर लड़के हैं तो लड़कियां, अब इसमें 900 हैं, 99 हैं, मतलब उसके हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा 1000 लड़कों से कंपैरिजन किया जाता है। चलिए अगला हम लोग आते हैं, व्हाट परसेंटेज of reservation has been demanded for women in the Lok Sabha and the state assemblies through the Women's Reservation Bill। देखिए एक महिलाओं का एक रिजर्वेशन बिल हुआ जिसमें से
महिलाओं ने लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन की सीटें मांगी, तो कितने परसेंटेज में मांगी थी वही आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 50%। ऑप्शन सी। तो ये करेक्ट है, 33% उनको डिमांड किया गया था, इस बार मिल भी गया है, जबकि मेरा ये मानना है कि 50% होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ अब हम लोग आते हैं 7th क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय द वैल्यूज एस्टेब्लिश्ड बाय रिलीजन। इनमें से कौन ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स को जो है गाइड करना चाहिए जो भी धर्म के वैल्यूज़ हैं उसको स्थापित करके। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन सी ए ओ हुमायूं, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ऑप्शन डी। तो ये आपका करेक्ट जवाब है। चलिए, क्योंकि धर्म को प्रमोट करते थे गांधी जी, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं असर्शन रीजन बेस्ड पे क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हम आप लोग का यहाँ पे है, आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स का लगा सकते हैं, ध्यान से स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज़ वेरी लेस। कह रहा है कि भारत के लेजिस्लेचर में जो महिलाओं की भागीदारी वो बहुत ही कम है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है वो आपको समझना है। रीज़न इसके पीछे बताया जा रहा है कि इंडियन सोसाइटी इज़ स्टिल पैट्रियकल, क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है कि अभी भी पुरुष प्रधान जो है वो हमारा देश है, इस कारण से। अब कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी? ऑप्शन ए। तो ये आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अब हम लोग आते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। टू स्टेटमेंट्स, फिर वही चीज़ है, असेशन और रीज़न आपको पढ़ना है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, कह रहा है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री कहने का मतलब यहाँ पर हर धर्म को बराबर नज़र से देखा जाता है, सब जिसको जो पसंद है वो धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी के ऊपर कोई धर्म को नहीं थोपा जाएगा, यही इसका सेकुलर का मतलब है। तो कह रहा भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। अगला इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि नो रिलीजन हैज़ बीन अडोप्टेड एज अ स्टेट रिलीजन इन इंडिया। कह रहा है कि कोई भी धर्म को कोई भी स्टेट एज अ उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता कि यही धर्म फॉलो करना है, या जैसे झारखंड है तो ये नहीं कह सकता है कि आप इसी धर्म को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए बी सी डी? ऑप्शन ए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ठीक है, और इसमें कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इसी धर्म को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। टू स्टेट में, अच्छा फिर से ये पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स एंड कम्युनिटीज टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। यानी कि हमारा जो देश का संविधान है वो आज़ादी देता है यहाँ के नागरिकों को कि आप किसी भी कम्युनिटीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी भी धर्म को आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके पीछे रीज़न दिया जा रहा है, टू एंश्योर इक्वालिटी अमंग कम्युनिटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। अब कह रहा है कि बराबरी बना रहे कम्युनिटीज़ के बीच में, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो वो स्टेट को पावर देती है कि वो धार्मिक मैटर में हस्तक्षेप कर सकता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी? ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कारण कारण इसका ये है कि देखिए रीज़न गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि देखिए कोई भी स्टेट को ये पावर नहीं देता है कि आप किसी के धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर पाएँ, इंटरफेयर कर पाएँ। ये किसी के पास पावर नहीं है। आपको जो धर्म फॉलो करना आप कर सकते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है कि ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को ही पावर दिया है, किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट किसको दिया है, सिटीज़न को ही पावर दिया है कि आपको जो धर्म मानना है आप मानिए, जो धर्म आपको प्रैक्टिस करना है कीजिए, इसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यही तो खूबी है इसमें। चलिए आगे आते हैं।
कास्ट इनइक्वालिटीज स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया। अब कह रहा है कि जो कास्ट जो है, कास्ट के आधार पर जो गैर बराबरी है अभी भी इंडिया में चल रहा है, ये आपको देखना है। दूसरा कह रहा है कि नो प्रोविज़न हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया टू रिमूव कास्ट इनइक्वालिटीज़। कह रहा है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जिसमें हम कास्ट इनइक्वालिटीज़ को हटा सकें। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए बी सी डी? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसा नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एससी को लेकर कानून बनाया गया है ताकि बराबरी मेंटेन हो सके। और ये वाला सही है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ अभी भी जो है वो चल ही रहा है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट। देखिए, कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वन रिलीजन इज़ सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स, मतलब एक धर्म दूसरे से बहुत बेहतर है। ऑप्शन बी कहता है कि पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन्स। कह रहा है कि पीपल जो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं वो एक साथ बहुत खुशी खुशी रह सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। कह रहा है कि जो अलग धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्म को क्या कर सकते हैं, दबाने का प्रयास कर सकते हैं। डी कह रहा है कि स्टेट पावर कैनॉट बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर अदर्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो एक धर्म को दूसरे के ऊपर थोप सके। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी? ऑप्शन बी। तो ये गलत है, ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है, कम्युनल पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब कि एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है, बेहतर है। जैसे हिंदू मुस्लिम का आपको मैंने एग्जांपल दिया, तो इसको कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं कि एक धर्म के आधार पर क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रहा है। चलिए, अब इसमें आपको मैच कराना है, ठीक है। कॉलम ए के साइड में इधर आपको दिया हुआ है और कॉलम बी के साइड में इधर दिया हुआ है। तो आप थोड़े से में वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़कर मैच कराइए कि कौन किससे मैच करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपका सही जवाब है। तो कह रहा है कि अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो 1 वाला सी के साथ मैच करेगा, ठीक है। क्यों मैच करेगा थोड़ा सा समझ लीजिए। कह रहा है कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन एंड मेन। कह रहा है कि जो महिला है और जो पुरुष है उन लोगों को इक्वल अधिकार और अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए। तो हमें मालूम है कि एक फेमिनिस्ट मूवमेंट चला था, उसके अकॉर्डिंग ये डिमांड की गई थी। तो फर्स्ट वाला सी के साथ आप देख सकते हैं कि ये करेक्ट है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला को किससे आपको मिलाना है, ए के साथ मिलाना है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। एक आदमी कहता है कि जो धर्म है उसका प्रिंसिपल बेसिस क्या है, कम्युनिटी ग्रो करना, मतलब एक गुट बनाना। तो ये कौन लोग करते हैं, कम्युनिस्ट लोग ये काम क्या करते हैं कि जैसे हिंदू नाम के आधार पे एक हिंदू ग्रुप बना लेते हैं, मुस्लिम के आधार पे एक मुस्लिम ग्रुप बना लेंगे, सिख के आधार पे एक सिख कम्युनिटी बना लेंगे, या गांव में या आप देखते होंगे एक शहर में इस तरह का एक ग्रुप बनते चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कम्युनिटी बनाते हैं उसको हम लोग कम्युनलिस्ट्स कहा करते हैं। चलिए, यहाँ तक बात हो गई। अब थर्ड वाला को देखते हैं। थर्ड वाला किससे मैच करेगा, सी से। कह रहा है कि आप पर्सन जो ये सोचता हो कि कास्ट जो है वो कम्युनिटी का आधार है, तो कास्टिज़म के आधार पर वो क्या करेगा, जैसे कि आप देखिए कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो वो एक कास्ट के आधार पर अपना एक कम्युनिटी बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हर जगह पे कास्ट का अपना ग्रुप बनाते चलते हैं लोग और एक खास तरह का चलाते, तो ये कास्टियस्ट इसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। चलिए, अब रहा फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला किससे मैच करेगा, बी वाले से। इसमें ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये बात सही है कि धर्म के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, थोप नहीं सकते धर्म को दूसरे के ऊपर। तो इसको हम लोग सेकुलरिस्ट कहा करते हैं, यानी सेकुलरिज्म वर्ड से ये बात को यहाँ पे डाला गया है। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सही होगा। क्या सही था? हाँ। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इनकरेक्ट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो भारतीय संविधान के प्रति गलत बात बता रहा है, जो गलत है। ऑप्शन ए, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, नो गार्ड्स फॉर रिलीजन। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर धर्म के प्रति किसी तरह का कोई ग्राउंड्स नहीं देता है और डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मतलब रोकता है। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, नो गार्ड्स ऑफ रिलीजन। बी कह रहा है कि इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, मतलब कि कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऑफिशियल स्टेटस देता है किसी एक धर्म को। ऑप्शन सी कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। कह रहा है कि ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को कि वो अपने मर्जी से किसी भी धर्म को क्या कर सके, प्रोफेस कर सके। ऑप्शन डी कहता है कि इट इंश्योर इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। कह रहा है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जो भी सिटीजन्स हैं रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अंदर क्या है, इक्वल हैं। तो इसमें से कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है पावर इस तरह का। कौन सा है? गलत को आपको चूज करना है। ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी धर्म को ऑफिशियल स्टेटस में नहीं है, मतलब कि उसको एक ऑफिशियल का दर्जा नहीं दिया है। ऐसा नहीं बोला है कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो उसको हम ऑफिशियली घोषणा कर देंगे, या मुस्लिम धर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है तो उसको हम ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट धर्म के बारे में ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। अगर ऐसा करता तो अभी कितना बवाल हो गया रहता। ठीक है, तो ऑफिशियली स्टेटस जो है उसको नहीं, जैसे कि हिंदी को क्या किया गया, ऑफिशियली एक स्टेटस दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी दिया गया था, तो धर्म को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया, ऑफिशियली स्टेटस बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। चलिए अब आपको सवाल के जवाब लिखने हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो सवाल आपके पास है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसको आप लिखें, उसके बाद फिर बताएं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर refers to the way work is divided between men and women based on their gender। महिला और पुरुष का काम को आप क्या किए हैं, जेंडर के आधार पे सेपरेट किए हैं काम को, इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब उदाहरण के तौर पे, ट्रेडिशनली women have been expected to do household chores and caregiving tasks, while men handle tasks outside the home, such as working for a living. This division often limits women's opportunities for growth and leads to unequal roles in society। आपको एग्जाम्पल दिया गया कि महिलाएं जितने भी घर के काम हैं महिलाओं को सौंपा जाता है और बाहर के जितने भी काम है वो पुरुष करते हैं, और ये कहीं ना कहीं महिलाओं को अपॉर्चुनिटी प्रदान करने से रोकती है। ठीक है, तो ये पूरा जब आपको एग्जाम्पल समझाना तो आप ऐसा समझा सकते हैं, अदरवाइज एक नंबर का है तो बस आप ये वाला जो मैंने हाईलाइटेड किया है कि वर्क इज़ डिवाइडेड बिटवीन मेन एंड वीमेन बेस्ड ऑन दियर जेंडर, या आप सिंपल इसको एक छोटा सा लाइन में बोल सकते हो कि वर्क इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द इक्वल वेजेस एक्ट। इक्वल वेजेस एक्ट के क्या मतलब प्रोविजंस हैं वो आपको बताने हैं। तो इसका जवाब हम लोग सभी जानते हैं कि इक्वल वेजेस एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि वो मेन हो या वीमेन हो, मस्ट बी पेड इक्वली, दोनों को बराबर ही एक पेमेंट करना है फॉर द सेम वर्क।
तो यही इसका मेन रीज़न था कि बोथ मेन एंड वीमेन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर द सेम वर्क, एक जैसे काम के लिए एक जैसा ही तनख्वाह दोनों को मिलना चाहिए, चाहे मेल हो या वीमेन हो। इट स्टेट्स दैट नो एम्प्लॉयर शुड डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वेयर इट कम्स टू वेजेस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेंडर के आधार पर भेदभाव हो, कि वो महिला है तो उसको कम मिलेगा इसी काम के लिए और पुरुष को ज़्यादा मिलेगा। डिस्पाइट दिस लॉ, women are still often paid less than men for doing the same job, which highlights ongoing gender inequalities। कह रहा है कि इस कानून के रहते हुए भी अभी भी क्या है कि महिलाओं को कम तनख्वाह मिल रहा है पुरुषों के मुकाबले, जो कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ को ये हाईलाइट्स करता है। तो चलिए आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो इक्वल वेजेस एक्ट क्या कहता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन व्हाट आइडिया इज़ कम्युनल मोबिलाइजेशन बेस्ड। कह रहा है कि जो किस विचारधारा के आधार पर कम्युनल मोबिलाइजेशन आधारित है। तो इसका जवाब आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कम्युनल मोबिलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल ऑफ द सेम रिलीजन शुड यूनाइट पॉलिटिकली एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटीज़ इंटरेस्ट। तो देखिए कम्युनल मोबिलाइजेशन किस पर आधारित है कि जो सेम धर्म के जो लोग हैं, सेम रिलीजन के जो लोग हैं, वो एक जगह यूनाइट हो जाएंगे पॉलिटिकली, ठीक है, और अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे बीजेपी बोलती है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो हिंदू जो धर्म है उसके आधार पे सबको एक जगह यूनाइट होने का काम कर रही है, ठीक है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, एक कम्युनल मोबिलाइजेशन को बेस्ड कर रहा है। इसका आइडिया क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यानी कि हिंदू धर्म के आधार पर ये काम किया जा रहा है। और अगर वो इस तरह से करते हैं तो कह रहे हैं कि आपको हम मुस्लिमों से प्रोटेक्ट करेंगे, तो उनके हितों का ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने के काम कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि बीजेपी इस आइडिया पे काम करती है। एंड दिस कैन लीड टू फॉर्मिंग पॉलिटिकल ग्रुप्स और पार्टीज दैट प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर्स, ठीक है। कम्युनल मोबिलाइजेशन ऑफन यूजेस इमोशनल अपील्स, religious symbols and sometimes fear to gain political power and influence। बिल्कुल सही ये कह रहा है कि देखिए कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, ये कम्युनल मोबिलाइजेशन को इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि अभी राम मंदिर बनाया गया तो इमोशनली लोगों को क्या किया गया, अट्रैक्ट किया गया कि भाई हिंदू धर्म का हम इतना बड़ा ये हैं इसलिए हमने राम मंदिर बनाया। तो इमोशनली एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया था। और एक सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे देखते होंगे कि जय श्री राम का जो एक स्लोगन है वो एक सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है कि वो हिंदू एकजुट हैं, उसको दिखाने के लिए ऐसा लोग करते हैं। या तो कभी कभी डराया भी जाता है, जैसे आप देखे होंगे बीजेपी बहुत सारे अपनी चीज़ें बताएंगे वो लोग कि मुस्लिम जो है वो शासक रहा है, मुस्लिम हमारे इकोनॉमिक्स को डेट कर रहा है, मुस्लिम से हम लोगों को बहुत खतरा है, उसकी जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। इस तरह का डर पैदा किया जाता है ताकि उन लोगों को क्या मिल सके, पॉलिटिकल पावर मिल सके और लोगों को प्रभावित कर सके। तो इसलिए ऐसा जो है इसको पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली आप देख लिए होंगे कि कम्युनल मोबिलाइजेशन क्या है, सेम रिलीजन पर आधारित होता है, यानी इसका जो धर्म होता है वो एक धर्म पर आधारित होता है और उसी से क्या होता है, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज़ अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन क्या है एंड हाउ हैज़ इट हेल्प्ड इन इराडिकेटिंग कास्ट इनइक्वालिटीज़। अब कह रहा है कि ये जो अर्बनाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से जो असमानता है कास्ट के बीच में इसको ख़त्म करने में मदद करता है। तो बताइए ये क्या है। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्बनाइजेशन को लेकर कि क्या होता है अर्बनाइजेशन और ये कैसे मदद करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन
द प्रोसेस ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़। ध्यान से समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रूरल एरियाज़ में यानी देहात क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे किधर की तरफ शिफ्ट होते हैं, सिटीज़ की तरफ। ठीक है, तो जब वो सिटीज़ की तरफ क्या करेंगे, मूव होना शुरू करते हैं ताकि उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। किस में बेटर अपॉर्चुनिटी ये मांग रहे हैं, तो ये जॉब में मांग रहे हैं कि जॉब उनको एक मिल सके। ठीक है, जॉब आएगा तो आर्थिक स्थिति से वो मजबूत हो पाएंगे, एजुकेशन उनको बेटर मिल सके तो इससे जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा और लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आता है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन मतलब क्या हो गया कि देहात क्षेत्र से शहरों में जाना। ठीक है, मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो कौन जाएगा, पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़, तो इसको अर्बनाइजेशन कहा करते हैं। अब ये कैसे मदद करता है कास्ट इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने में, तो कह रहा है अर्बन एरियाज ऑफन फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल एबिलिटीज़। कह रहा है कि जब आप अर्बन सिटीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों का कास्टिज़म नहीं देखा जाता है, बल्कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी देखी जाती है कि उसके पास क्या है, उसके आधार पर उनको जॉब मिलता है, रादर देन कास्ट बैकग्राउंड। विद इन मोर एजुकेशन, economic mobility and social reforms, caste-based distinctions are breaking down, especially in cities where there is more awareness and diversity। क्योंकि शहर में क्या होता है कि बहुत लोग अवेयर होते हैं बहुत सारी चीज़ों से और बहुत सारा डाइवर्सिटी होता है, इसलिए वहाँ के लोग को मतलब नहीं होता है कि आप किस कास्ट से हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बस में बैठे हुए हैं और बगल सीट में कोई आपके साथ बैठा है तो आपसे ये नहीं पूछेगा आप किस कास्ट के हैं, या वो आपसे नहीं पूछेगा किस कास्ट के हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे आपको उनको बेनिफिट या उनको आपको बेनिफिट मिलना है तो आराम से इसको ले जाया जा सकता है। तो खासकर जो शहर है, अर्बनाइजेशन के कारण थोड़ा सा जो है कास्टिज्म का जो इनइक्वालिटीज़ है वो घटा है, यहाँ वहाँ पे लोगों को इक्वलिटीज़ जो है मिला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन गांधी जी व्यूज़ ऑन द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। बहुत ही अहम प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। अब आपको बताना है कि गांधी जी के क्या विचार रहे थे धर्म और पॉलिटिक्स को लेकर, उसको आपको बताना है। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा। गांधी जी बिलीव्ड दैट रिलीजन शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। बड़ा कमाल की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धर्म को और राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को साथ रखना चाहिए। अब देखिए कैसे बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो धर्म है और जो पॉलिटिक्स है उसको सेपरेट नहीं होना चाहिए, शुडंट बी सेपरेटेड, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज और टू क्रिएट डिविजन्स। अब यहाँ पर भी वो फोकस करके बोल रहे हैं कि जो धर्म है इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं किया जाना चाहिए और ना ही डिवीज़न करने के लिए किया जाना चाहिए। बड़ा एक आपको नहीं लग रहा कंट्रोवर्सी टाइप का जवाब दे रहे हैं। अब जब धर्म राजनीति में आएगा तो जाहिर सा बात है क्लैश करेगा ही। ही फेल्ट दैट moral values drawn from religion should guide politicians to serve the people rather than promoting one religions over others। अभी कह रहा है कि देखिए जो धर्म में अच्छी अच्छी नैतिकता की बातें हैं वहाँ से उठाकर पॉलिटिक्स में डालना चाहिए ताकि जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, रादर दैन प्रमोटिंग वन रिलीजन। हाँ, लेकिन उनको दूसरे धर्म पे हावी नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड जस्टिस वर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रिंसिपल इंस्पायर्ड बाय रिलीजन। तो उनका कहने का मतलब है कि धर्म से आप क्या लीजिए, जो सच्ची बातें हैं उसको लीजिए,
जो नॉन वायलेंस है, यानी कि जो आक्रामक नहीं है, हिंसात्मक नहीं है, उसको लीजिए, और जो न्याय की बातें हैं उनको आप धर्म से लीजिए और पॉलिटिक्स में यूज़ कीजिए। लेकिन आप ही बताइए कि क्या ये संभव है? अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि धर्म और पॉलिटिक्स आपस में मिलकर क्या कर रहा है, डिवीज़न करने का काम ही कर रहा है, पॉलिटिकल एडवांटेज ही लेने का प्रयास कर रहा है। जबकि गांधी जी बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए आप यूज़ ना करें, आप डिवीज़न क्रिएट करने के लिए ना करें, उससे मोरल वैल्यूज़ को लीजिए आप, ठीक है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इलेक्शन रिजल्ट्स in India cannot be decided on the basis of caste. Justify the statement with suitable arguments. कह रहा है कि इलेक्शन के जो नतीजा होते हैं भारत में, उसको कभी भी जाति के आधार पर डिसाइड नहीं किया जा सकता। आपको इसको एक सुटेबल आर्गूमेंट देकर क्या करना है, जस्टिफाई करना है कारण के साथ। तो देखिए इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। इन मॉडर्न इंडिया इलेक्शंस कैनोट solely be decided based on caste, as democracy gives people the power to vote for any candidate irrespective of their caste. While caste sometimes plays a role in election, political parties and leaders must also focus on broader issues like development, education, and jobs to win support. Urbanization and education have reduced caste based voting in many areas, leading to a more informed electorate. देखिए इसमें कह रहा है कि जाति के आधार पे आप वोट ना दें किसी को, बल्कि डेमोक्रेसी के आधार पे दीजिए, और सबको वोट देने का अधिकार है। तो आप ऐसा नहीं कि वो मेरे कास्ट का व्यक्ति इसलिए हम उसको वोट देंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बल्कि फोकस ये होना चाहिए कि आप उन कास्ट के लोगों के लिए डेवलपमेंट लेकर आएंगे, उनकी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, उनको ज़्यादातर रोज़गार से जोड़ेंगे, और अर्बनाइजेशन को आप सपोर्ट करेंगे, और अर्बनाइजेशन और एजुकेशन को कास्ट बेसिस पे जो अलगाव हुआ है उसको आप कम करने का प्रयास करेंगे। तो यही इसमें आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि इलेक्शन रिजल्ट जो है वो डिसाइड नहीं होगा कास्ट के आधार पे, बल्कि हाँ उन कास्ट जो पिछड़ गए हैं उनके लिए आप ये तमाम काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन में, देखिए डिस्क्राइब एनी 2 प्रोविजंस मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेक इंडिया अ सेकुलर कंट्री। आप 2 ऐसे कानून का जिक्र कीजिए जो भारतीय संविधान इंडिया को सेकुलर कंट्री के तौर पे देखती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 में जिक्र किया गया है राइट टू इक्वालिटी को लेकर, और दूसरा आर्टिकल 25 में जिक्र किया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर। तो देखिए इसमें क्या इंश्योर किया गया है कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। यानी आर्टिकल 15 में ये जिक्र किया गया है कि आप धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे या जेंडर के आधार पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा प्रोविज़न बनाया गया है, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 15 में जिक्र किया गया। अब देखिए दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं। इसका मेंशन कहाँ किया गया, आर्टिकल 25 में। तो इट गिव्स एवरी सिटीजन्स द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन फ्रीली विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 2 ऐसे कानून हैं जो सेकुलर कंट्री होने का जो है एक प्रमाण देता है, वेयर ऑल रीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। तो ये बात समझ में आ गया कि 2 ऐसे कानून मेंशन किए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 15 है, और एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 में जिक्र किया हुआ है। चलिए आगे की तरफ हम लोग आते हैं। अब देखते हैं कि हाउ हैज़ जेंडर डिवीज़न अफेक्टेड द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वीमेन। अब कह रहा है कि जो जेंडर डिवीज़न है वो कैसे वीमेन के जो राजनीतिक लाइफ है उसको प्रभावित करता है। तो आपको मालूम है कैसे प्रभावित करता है वो, अगर जेंडर ऑफ डिवीज़न होगा तो चलिए इसको देखते हैं। जेंडर डिवीज़न का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे कि वीमेन शुड फोकस ऑन होम एंड फैमिली रादर देन पब्लिक लाइफ। उनको
कहा जाता है कि भाई आप घर के ही काम संभालें, बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड वीमेन हैव फेस्ड चैलेंजेस इन गेनिंग रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। और इस मानसिकता के कारण जो लोकसभा है, विधानसभा है, वहाँ पर इनको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता है, प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इनके पास नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये किस कारण से आता है? ये पैट्रिकल सिस्टम के कारण ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो पहले इसको तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये प्रभावित करता है जेंडर डिवीज़न, एंड दिस हैज़ मेड देयर वॉइस इन पॉलिटिक्स वीकर थ्रू प्रोग्रेस इज बीइंग मेड विद मोमेंट्स लाइक फेमिनिज्म एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज़। तो देखिए उन लोगों ने अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद किया, फेमिनिज्म के थ्रू, जिसमें उन्होंने राइट टू इक्वालिटी के आधार पे काम मांगा कि भाई हमें भी इक्वल आधार मिलने चाहिए, और रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के माध्यम से इनको काफ़ी शक्ति मिला है और जेंडर डिवीज़न को बहुत हद तक तोड़ने का प्रयास किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हमारे पास आता है, हाउ डज कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एक्सप्लेन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करता है, इसको समझाइए। ओके, चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब। तो कह रहा है कि कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स इन इंडिया बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन ट्राई टू गेन वोट्स बाय अपीलिंग टू पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट और ग्रुप्स। देखिए होता क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो खास तरह के जो कास्ट के लोग हैं उससे अपील करते हैं कि भाई हम आपके कास्ट के हैं, इसलिए हमको वोट दीजिए, क्योंकि तभी हम अपने कास्ट के लिए काम कर पाएंगे। एंड सम पार्टीज मोबिलाइज कास्ट ग्रुप्स फॉर सपोर्ट while others work to address the issues faced by specific castes like scheduled castes and scheduled tribes. This can sometimes lead to caste-based politics, where leaders focus on gaining votes from one caste rather than promoting national development. तो कह रहा है क्या चीज़ कि बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए वो कास्ट बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे कुछ लोग शेड्यूल कास्ट को लेके चलते हैं, कुछ लोग शेड्यूल ट्राइब्स को लेके चलते हैं। ठीक है, और उसी पर आधारित जो है वो आपके पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पार्टियाज हैं जो आदिवासी के आधार पे बने हुए हैं, सिर्फ आदिवासियों का हक का लड़ाई लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं जो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए लेकर अधिकार को लेकर लड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे समझने की प्रयास करनी है। चलिए आगे की तरफ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, हाउ डज रिलीजन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स डिस्क्राइब। अब कह रहा है कि धर्म जो है वो पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करता है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए इसका क्या जवाब होगा। रिलीजन इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स इन इंडिया एज पॉलिटिकल लीडर्स में यूज़ रिलीजियस सिम्बॉल, ये रिलीजियस सिम्बॉल का इस्तेमाल करते हैं, वादे करते हैं और इमोशनल अपील भी करते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके और ये जीत सकें। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पार्टियाज होते हैं जो खास रिलीजियस कम्युनिटी को खास तरह का प्रॉमिस करते हैं। हावेवर यूजिंग रिलीजियस फॉर पॉलिटिकल पर्पस कैन लीड टू कम्युनलिज्म वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर डिवाइडेड कॉजिंग सोशल अनरेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो देखिए इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आपको देता हूँ बीजेपी का रिलीजियस बेसिस पे काम करता है और पूरी तरह से प्रभावित करने का काम करता है और उसी पर आधारित वोट लेने का प्रयास करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट आपको करना है। क्या समझते हैं आप इससे? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स का क्या मतलब हुआ। रिफर्स टू यूजिंग कास्ट आइडेंटिटीज टू गेन पॉलिटिकल पावर। अब इसमें कह रहा है कि आप कास्ट आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पावर को गेन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। यानी कास्ट आइडेंटिटी का यूज़ करके कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर में, तो इसको बोलते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टीज में अपील to voters based on their caste backgrounds or from alliance with caste based organization। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहते हैं कि भाई आप वोट इनको इसलिए दीजिए क्योंकि आपके कास्ट का है। ठीक है, या सबसे ज़्यादा मान लिए उस कास्ट का लोग अगर है उस आबादी में, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए।
अब देखिए पॉलिटिक्स इन कास्ट का क्या मतलब हुआ, रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स विद इन कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट ग्रुप में ऑर्गेनाइज दमसेल्व्स पॉलिटिकली टू एड्रेस इशू लाइक डिस्क्रिमिनेशन, लैंड राइट्स ऑन रिजर्वेशन। अब ये क्या कह रहा है कि ये देखते हैं कि भाई किस समाज को सबसे ज़्यादा दबाया गया है, किस समाज को उतना ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जा रहा है, या उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, या रिजर्वेशन नहीं दिए गए हैं। तो वैसे कास्ट को टारगेट करते हैं और वो उस इश्यूज़ को उठाते हैं कि भाई इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इनको सपोर्ट करना होगा, इसलिए आप वोट दीजिए। इनके पास ज़मीन का जो राइट्स है वो नहीं है, इसलिए आप उसको दीजिए। इनके पास रिजर्वेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि पॉलिटिक्स में उस कास्ट को रख के ये क्या करेंगे, खेलेंगे। जैसे अभी जो 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी किस आधार पर लड़ रही थी कि भाई झारखंड में जो बांग्लादेशी लोग हैं मुसलमान, वो यहाँ पर आदिवासियों को क्या कर रहे हैं, उनके ज़मीनों को छीन रहे हैं, शादी कर रहे हैं, वहाँ उनके बच्चों से ज़मीनें छीन रहे हैं। तो वो एक टारगेट किया कि यहाँ पर झारखंड में आदिवासी लोग हैं, उनका हक मारा जा रहा है, और उनका हक कौन मार रहा है, मुसलमान लोग, ठीक है। तो धर्म और कास्ट दोनों को इम्प्लीमेंट ही लोग कर दिया। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि किया गया, एक तरह से इन्फ्लुएंस किया गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। बताइए कि वीमेन सोसाइटी को बेहतर करने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाए हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं, एक तो लीगल रिफॉर्म किया गया है, जैसे कि उन्होंने एक कानून बनाया इक्वल वेजेस एक्ट, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उन्होंने बनाया, ताकि इससे क्या होगा कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मिल सके और उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो एक तो ये उन्होंने इनिशिएटिव उठाया। दूसरा, रिजर्वेशन उन्होंने पॉलिसी बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 1/3 जो सीट होगा लोकल गवर्नमेंट्स वो किन की होगी, महिलाओं की होगी। एक तो ये उठाया गया। तीसरा स्कीम बनाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा स्कीम बनाया गया, और इसमें क्या किया गया, महिलाओं को ज़्यादातर एजुकेट करने का प्रयास किया गया और उनको ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया। तो ये स्कीम्स लाए गए हैं। चौथा, यहाँ पे देखिए एम्पावरमेंट उनको किया गया, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को प्रोवाइड किया गया महिलाओं के लिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, रोज़गार मिल सके। अभी आप अगर चुनाव देखे होंगे तो बहुत सारे स्टेट्स में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए उनके खाता में 1000 से 2500 रुपये जो है मैया सम्मान योजना या महिला सशक्तिकरण ऐसे नाम से स्कीम्स लॉन्च की गई, ताकि महिलाओं को ज़्यादातर शक्तिशाली बनाया जा सके। मेरा एक और इसमें कहना है कि देखिए मनरेगा तो बन गया है, लेकिन मनरेगा में अभी भी बहुत सारी महिलाओं का जो है वो भागीदारी नहीं है। तो इसको बेहतर भागीदारी बनाने के लिए सबसे पहले तो मनरेगा में जो काम का जो डे है वो बढ़ाना होगा। दूसरी बात, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण यहाँ पर लागू करना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी मनरेगा में सबसे ज़्यादा हावी कौन होते हैं, पुरुष लोग ही होते हैं। तो इसीलिए मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो कम से कम 50% का आरक्षण जो है वो लेके आना चाहिए। तो चलिए बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है विद क्वेश्चन आंसर के साथ। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप दोबारा इस क्वेश्चन पूरे चैप्टर्स को, पूरे वीडियोस को एक बार ज़रूर रिवाइज़ करके देखिए, ताकि आप हर तरीके से आंसरेबल हो सकें। आपके हर वीकनेसेस को ध्यान में रखकर इस पूरे क्वेश्चन सीरीज़ को बनाया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट अच्छे से गेन कीजिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।